हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल 2023 के एक्सक्लूसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर 3 में झारखंड जीके से संबंधित कुल 40 प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का होगा और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का होगा। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो 120 मार्क्स का जो है ये टोटल क्वेश्चन होगा झारखंड सामान्य ज्ञान से। तो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कि आपको झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जीके जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपकी पकड़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस शुरू किया गया है झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित, जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे जो है ये पब्लिश होगा। ठीक है, हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी पर। साथ ही साथ हम लोग, जैसा कि हमने अपने पूर्व के क्लासेस में भी आपको बताया था कि सैटरडेज़ और संडेज़ को जो है हम लोग अन्य विषयों की भी तैयारी करेंगे। जैसा कि सैटरडेज़ को जो है हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए जो है बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ सैटरडेज़ को ही हम लोग कुछ मैथ्स के से जुड़े हुए जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है संडे को जो है फ्रेंड्स हम लोग जितना भी झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उससे जुड़ा हुआ क्विजेस और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पर डिस्कशन होगा। तो एक पूरा तरह से ये कंप्लीट सेशन जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जो लोग आज के इस क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग हमारे इस चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे क्लासेस के जो है अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान झारखंड जीके का आज का ये टॉपिक, जो कि है झारखंड का इतिहास, मुगलों का प्रभाव। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि झारखंड पर मुगलों का जो है ये क्या प्रभाव पड़ा है। इससे पूर्व के क्लासेस में हमने सबसे पहले झारखंड का एक सामान्य परिचय देख लिया था। उसके बाद एक ऐतिहासिक परिचय को हमने देखा था कि किस तरह से विभिन्न अभिलेखों में जो है झारखंड का उल्लेख देखने को मिलता है प्राचीन काल से ही। और उसके बाद हमने प्राचीन और मध्यकालीन झारखंड को देखा था। इस बीच हमने पढ़ा था मध्यकाल में हमने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, और उसके बाद हमने देखा कि लोधी वंश का जो है कोई खास प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, और इसमें जो है मुगल कालीन झारखंड के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हुमायूं पहले आया और हुमायूं के आने के बाद जो है झारखंड के क्षेत्र में जो है इसका क्या प्रभाव रहा। तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। है झारखंड का इतिहास, मुगलों का प्रभाव। ठीक है, मुगल काल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड के क्षेत्र में जो है ये मुगल काल का क्या प्रभाव रहा, मुगलों का क्या प्रभाव रहा। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये है हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं का क्या असर रहा, हुमायूं के शासनकाल में यहाँ का स्थिति क्या रहा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1530 से 40 ईस्वी में मुगल अफगान युद्ध जब हो रहा था तो इस समय हुमायूं जो है ये हजारीबाग तक आ पहुँचा था। ठीक है, जब 1530 से 40 ईस्वी में मुगल काल जब चल रहा था, ठीक है, हुमायूं का जब शासन काल चल रहा था 1530 से 40 ईस्वी में, तो उस समय क्या हुआ कि मुगल और अफ़गान का जब युद्ध हो रहा था तो इस समय अफ़गानों को का पीछा करते हुए ये हुमायूं जो है ये हजारीबाग क्षेत्र तक आ पहुंचा था। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में हमें यही जानकारी है। आगे हम लोग देख लेते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो है यहाँ का क्या स्थिति था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये आता है कि अफ़गानों द्वारा अकबर के विरुद्ध अभियान में झारखंड क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो अफ़गान लोग इस क्षेत्र में थे तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अकबर के खिलाफ जो भी अभियान इन लोग चलाते थे तो इस समय झारखंड के क्षेत्र का इन लोग उपयोग करते थे। ठीक है, जैसे ही पीछा होता था तो ये लोग आके झारखंड में छुप जाते थे और फिर से जो है यहाँ पर से आक्रमण करते थे। तो इस तरह से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि अकबर के समय में अफ़गान लोग जो थे वो लोग क्या किए, अकबर के विरुद्ध जो भी अभियान चलाएं तो उसमें इन्होंने झारखंड क्षेत्र का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 1585 ईस्वी में अकबर ने शाहबाज खान को भेजा था नागवंशी शासक राजा मधुकरण शाह के विरुद्ध युद्ध के लिए। ठीक है, ध्यान आपको रखना है 1585 ईस्वी। 1585 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर ने किसको भेजा था, तो शाहबाज खान को। नागवंशी शासक उस समय कौन थे, तो राजा मधुकरण शाह। ठीक है, तो ये मधुकरण शाह जो है ये इनका शासन चल रहा था, नागवंशी राजा था और अकबर ने क्या किया था, शाहबाज खान को भेजा था इस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए इस नागवंशी शासक
राजा मधुकरण शाह से जो है युद्ध करने के लिए। आगे क्या होता है कि राजा मधुकरण शाह जो है इनकी हार हो गई, ठीक है। शाहबाज खान ने क्या किया, इनको हरा दिया और बाद में मधुकरण शाह ने मुग़ल शासकों को मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। जो ये युद्ध हुआ, शाहबाज खान जब यहाँ पर आया और इसने राजा मधुकरण शाह जो कि एक नागवंशी शासक थे, इनके खिलाफ जब इन्होंने युद्ध किया तो क्या हुआ, इस युद्ध में नागवंशी शासक जो थे मधुकरण शाह, इनकी हार हो गई। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको इसमें से ध्यान रखना है ये देख लीजिए। 1585 ईस्वी में किन को भेजा गया है, तो शाहबाज खान को भेजा गया था। किन के अगेंस्ट भेजा गया है, तो राजा मधुकरण शाह के अगेंस्ट भेजा गया, ठीक है। और भेजा किन्होंने था, अकबर ने। तो कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से अकबर के समकालीन कौन थे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मधुकरण शाह, ठीक है। हमने अभी देखा कि मधुकरण शाह को हराने के लिए अकबर ने क्या किया था, शाहबाज खान को भेजा था। तो समकालीन हो गए ये सभी। और मधुकरण शाह किस वंश के शासक थे, तो नागवंशी शासक थे। मुख्य रूप से जो है हम लोग 3 वंश के शासकों के बारे में बाद में आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। एक तो है पलामू क्षेत्र का जो चेरो वंशी शासक था, दूसरा जो है ये होगा यहाँ का नागवंशी शासक जो होंगे वो लोग होंगे, और तीसरा जो है पोड़ाहाट या सिंहभूम क्षेत्र के जो सिंह वंशी शासक होंगे। मुख्य रूप से हम लोग इन 3 शासकों के बारे में आने वाले क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अकबर के समकालीन थे नागवंशी शासक मधुकरण शाह, और इनको जो है हराने के लिए, इनके विरुद्ध युद्ध के लिए शाहबाज खान को भेजा गया था 1585 ईस्वी में, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि मधुकरण शाह की हार हो गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो मालगुजारी देंगे, ठीक है, मुग़लों को, ठीक है। मुग़लों को ये मालगुजारी देना इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि नागवंशी शासक जो है ये इनके अधीन हो गए, मुग़ल वंश के अधीन हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1589 ईस्वी में, यानी 1585 ईस्वी में हमने देख लिया। 1585 ईस्वी में राजा मधुकरण शाह जो कि नागवंशी शासक थे, ये मुग़ल शासन के अधीन हो गए। अब जो है 1589 ईस्वी में क्या होता है, 1589 ईस्वी में क्या होता है, अकबर ने क्या किया, राजा मानसिंह को बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। 1589 ईस्वी में क्या होता है कि अकबर ने क्या किया, राजा मानसिंह जो थे इनको बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। इनको मुग़ल सूबेदार बनाया इस पूरे इलाके का, बिहार और झारखंड का जो अभी क्षेत्र है इसका। अब उसके ठीक 1 साल बाद यानी 1590 में क्या होता है कि इस मुग़ल सूबेदार मान सिंह ने क्या किया, पलामू के चेरो शासक राजा भागवत राय को हरा दिया, ठीक है। पलामू के जो चेरो शासक उस समय थे, इनका नाम था, ठीक है, चेरो शासक। आपको सारा चीज़ नोट करते जाना है, ध्यान रखते जाना है, ठीक है। और बाद में जो है मेरा सुझाव होगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार देखते जाइए, नोट करते जाइए, और फिर बाद में इसको एक रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए और अपना नोट्स से जो है मिलान कर लीजिए, ठीक है। आसानी हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा, हर एक पॉइंट याद रह जाएगा, बहुत ज़रूरी है। 40 क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है, 120 क्वेश्चंस बहुत ही मायने रखेगा। हम लोग हर एक टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, और हम लोग जो है अपनी तैयारी को पूरे अच्छे तरीके से आयाम देंगे। तो ठीक है, अभी हमने देखा 1585 ईस्वी के बारे में हमने जान लिया। अब 1590 ईस्वी में हम लोग देख रहे हैं, 1589 में क्या होता है, अकबर जो है वो राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त करता है। और 1590 में क्या होता है, ये मानसिंह क्या करता है कि पलामू का जो चेरो वंशी शासक है, उस समय चेरो वंशी शासक कौन है, भागवत राय है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, भागवत राय। कई बार क्वेश्चंस, जैसा मैंने पहले बताया है कि कई बार क्वेश्चंस इस तरह से पूछता है कि भागवत राय जो है किस मुग़ल शासक के समकालीन थे, या अकबर जो है निम्न में से किस चेरोवंशी शासक के समकालीन थे। तो आपको ध्यान रखना है किस नागवंशी शासक के समकालीन थे, तो मधुकरण शाह, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जब ये क्लास ख़त्म होगा तो हम लोग देखेंगे कि और भी कुछ क्वेश्चंस जो बनकर आ सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। मुग़ल सूबेदार मान सिंह ने क्या किया, पलामू के चेरो शासक राजा भागवत राय को जो है हराया और इनको विवश कर दिया मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए। यानी कि इससे पहले हमने देखा कि नाग वंश जो है ये अकबर के अधीन हो गया था, मुग़ल वंश के अधीन हो गया था। अब जो है, अब मान सिंह ने क्या कर दिया, इस एरिया को भी जो है मुग़ल शासक के अधीन कर दिया। अब क्या होता है, 1590 के बारे में हमने देखा।
1590 में राजा भागवत राय जो है ये मुग़ल शासक के अधीन हो जाते हैं। मगर फिर क्या है वो ध्यान रखना है आपको कि 1605 ईस्वी में क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो गई और इसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया चेरोवंशी शासकों ने। अब हम लोग और देख लेते हैं कि 1592 ईस्वी में, 1590 के बारे में हमने देखा कि ये एरिया जो है ये मुग़ल शासकों के अधीन हो गया। 1585 ईस्वी में ये एरिया मुग़ल शासकों के अधीन हो गया। अब 1592 ईस्वी में जो है क्या होता है, मुग़ल सूबेदार मानसिंह यहाँ फिर से आता है, सिंह वंश के शासक हैं। ठीक है, पोड़ाहाट के राजा हैं सिंहवंशी शासक राजा रंजीत सिंह। ठीक है, राजा रंजीत सिंह, इनको इन्होंने हराया और इसके बाद क्या किया, मुग़ल अधीनता स्वीकार करने को विवश किया। यानी कि ये पूरा एरिया जो है ये मुग़ल शासक के अधीन हो गया अकबर के शासनकाल में। ठीक है, पलामू का चेरो वंश, नागवंश और सिंह वंश, ये सभी ये पूरा एरिया जो है ये झारखंड का लगभग एरिया जो है ये अकबर के शासनकाल में मुग़ल काल के अधीन हो गया था, मुग़ल शासन के अधीन हो गया था। अब आता है कि 1592 ईस्वी में ही क्या हुआ, मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, राजमहल जो कि साहिबगंज एरिया में पड़ता है, तो इस एरिया को इन्होंने क्या किया, मान सिंह ने, यानी कि ये एरिया भी जो है इसके कब्जे में था। 1592 ईस्वी में हमने देखा कि इन्होंने सिंहवंशी शासक राजा रंजीत सिंह को हराया था, पोड़ाहाट के शासक थे। और 1592 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया था, इस एरिया को, राजमहल के एरिया को बंगाल का क्या किया, राजधानी बना दिया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आईने अकबरी में हजारीबाग का क्षय और चंपा परगना बिहार सूबे के अधीन रहने का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि हजारीबाग का 2 परगना का जिक्र है, क्षय परगना और चंपा परगना, इन दोनों का नाम आप याद रख लेंगे। और कहाँ पर जिक्र है, तो आईने अकबरी में ये सभी का जिक्र मिलता है। और इन दोनों परगनाओं का जो है बिहार सूबे के अधीन रहने का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ। अकबर के शासनकाल में हमने देखा कि इन्होंने लगभग यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय राजवंश थे इन सभी को हराया। 1585 ईस्वी में इन्होंने शाहबाज खान को भेजा था नागवंशी शासक मधुकरण शाह को हराने के लिए, और फिर युद्ध हुआ और मधुकरण शाह की हार हो गई जो कि नागवंशी शासक थे। उसके बाद फिर 1590 ईस्वी में जो है क्या होता है, मान सिंह आता है। ठीक है, जो कि अकबर का मुग़ल सूबेदार होता है और ये पलामू के चेरोवंशी शासक राजा भागवत राय को हराता है। और फिर 1592 ईस्वी में क्या होता है कि राजा रंजीत सिंह जो कि सिंहवंशी शासक थे, इनको मान सिंह ने हराया। और उसके बाद 1592 ईस्वी में ही इस एरिया को जो है राजमहल के क्षेत्र को इन्होंने बंगाल की राजधानी बनाया। तो अकबर के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग जो है जहांगीर के बारे में देख लेंगे। ठीक है, कि मुग़ल काल में जहांगीर का जब शासनकाल चल रहा था तो उसका क्या प्रभाव रहा इस पूरे क्षेत्र में। तो काफ़ी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जहांगीर के शासनकाल में भी। जो है कहा जा रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, ठीक है, जहांगीर की जो आत्मकथा है जो उन्होंने खुद लिखी है, तुजुके जहांगीरी, इसमें छोटा नागपुर से सोने की प्राप्ति। ठीक है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र से क्या पाए जाने का जिक्र मिलता है, सोना। छोटा नागपुर क्षेत्र से पता चलता है कि सोने की प्राप्ति होती है। और शंख नदी जो है इससे हीरे की प्राप्ति। ठीक है, शंख नदी से हीरे की प्राप्ति का जिक्र उस समय मिलता है तुजुके जहांगीरी में, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी। इसमें 2 जगहों से, एक तो है छोटा नागपुर क्षेत्र, तो छोटा नागपुर क्षेत्र से सोना, और शंख नदी जो है इससे हीरे की प्राप्ति का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान ने शंख नदी को अपने अधिकार में कर लिया था, जो कि हीरो के लिए प्रसिद्ध था। जो शंख नदी है जो कि हीरो के लिए प्रसिद्ध था उस समय, इसको मुग़ल सूबेदार जो इब्राहिम खान था, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या पॉइंट्स है ये सब आपको याद रखना है। आगे आता है कि 1615 ईस्वी में क्या होता है कि जहांगीर ने मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान को कोकरा एरिया है जो झारखंड का नाम था कोकरा, इस पर अधिकार करने के लिए भेजा। किनको भेजा, मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान को 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान को जहांगीर ने क्या किया, कोकरा पर अधिकार करने के लिए भेजा। अब है कि इस समय कोकरा
जो कि झारखंड का हिस्सा था, इनके शासक कौन थे? तो मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी दुर्जन साल। ठीक है, मधुकरण शाह के बारे में हमने पढ़ा था, अकबर के समकालीन थे मधुकरण शाह, और इनके उत्तराधिकारी जो दुर्जन साल थे ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, तो जब जहांगीर ने मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान को भेजा कोकरा पर अधिकार करने के लिए, तो क्या होता है, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? दुर्जन साल। इन्होंने जो है मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मुग़ल अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फलस्वरूप क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ इसका? युद्ध हुआ। ठीक है, किनके बीच? दुर्जन साल और इब्राहिम खान और दुर्जन साल के बीच युद्ध होता है, और इसमें जो है दुर्जन साल की हार हो जाती है। और जब इनकी हार हो जाती है तो क्या होता है कि इनको ग्वालियर किले में कैद कर लिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि किस नागवंशी शासक को जहांगीर के आदेश पर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया, या तो किस नागवंशी शासक को जो है ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद में रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा दुर्जन साल जो थे इनको 12 वर्षों तक कैद रखा गया था। ठीक है, 1615 ईस्वी में इनको कैद किया गया था ग्वालियर के किले में, और 1627 ईस्वी में ये बाहर आए। ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको इसको कहानी के तरह से लेना चाहिए और इससे आपको याद रह जाएगा। क्या होता है कि 1615 ईस्वी में जब जहांगीर यहाँ पर अपने मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान को भेजता है। ठीक है, 1615 ईस्वी में क्या होता है, मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान को जब जहांगीर यहाँ भेजता है कोकरा पर अधिकार करने के लिए, तो उस समय यहाँ के राजा हैं राजा दुर्जन साल। ये क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं जो है ये मुग़ल अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। अब इसका परिणाम क्या होता है, दोनों के बीच युद्ध होता है और दुर्जन साल की हार हो जाती है इसमें। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है कि दुर्जन साल को कैद कर लिया जाता है। 1615 ईस्वी में इनको कैद किया जाता है। कहाँ पर? ग्वालियर के किले में, ग्वालियर किला में इनको कैद कर लिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए क्या होता है कि 1627 ईस्वी में हीरे की सही पहचान करने के कारण जहांगीर ने दुर्जन साल को मुक्त कर दिया। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया, एक हीरा था जिसकी पहचान करनी थी, कोई पहचान नहीं कर पा रहा था, तो दुर्जन साल ने इसकी पहचान की। ठीक है, नागवंशी शासक दुर्जन साल ने क्या किया, इस हीरे की पहचान की, और इससे खुश होकर जहांगीर ने इनको मुक्त कर दिया। कब? 1627 ईस्वी में। यानी कि 1615 ईस्वी में इनको कैद किया गया था ग्वालियर के किले में, और ये 1627 ईस्वी तक जो है इस किले में कैद रहे। टोटल 12 वर्षों तक जो है ये ग्वालियर के किले में कैद रहे। ठीक है, और बाद में जब इनको 1627 ईस्वी में रिहा किया गया, मुक्त कर दिया गया, तो इनको शाह की पदवी दी जहांगीर ने, और साथ ही साथ जो है इनका राज्य लौटा दिया। और कंडीशन क्या रखा, 6000 रुपये की मालगुजारी सालाना पर ईयर जो है 6000 रुपये की सालाना मालगुजारी पर जो है इनको इनका राज्य वापस कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या होता है, जहांगीर के समय में ही जहांगीर के मुग़ल सूबेदार अफजल खान ने पलामू के चेरो वंश के शासक अनंत राय के विरुद्ध अभियान चलाया, मगर उसकी हार हो गई। ठीक है, इस समय जहांगीर के शासनकाल में अभी हमने देखा था कि 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो गया, हमने देखा था कि पलामू के जो चेरो वंशी शासक थे इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि अब इस एरिया को फिर से इनको कब्जे में लेना है मुग़ल शासकों को। तो जहांगीर ने क्या किया, मुग़ल सूबेदार अफजल खान को पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। उस समय पलामू के चेरो शासक कौन थे, तो अनंत राय थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो वंशी शासक कौन थे, तो अनंत राय थे। ठीक है, इसका लास्ट में जो है हम लोग एक जब वीकेंड में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक राजा और उनके जो समकालीन विभिन्न वंश के जो समकालीन शासक थे इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मुग़ल काल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो विभिन्न क्षेत्रीय राजवंश हुए हैं इनको पढ़ लेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग एक कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है किस काल में
किस मुगल वंश का शासन रहा, और उस समय जो है यहाँ के लोकल राजा जो है क्षेत्रीय राजवंश में जो है विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों में कौन कौन जो है वो राजा रहे थे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जहांगीर के शासनकाल के समय में क्या हुआ, मुगल सूबेदार अफजल खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक अनंत राय के विरुद्ध अभियान चलाया, मगर उनकी हार हो गई। अब क्या होता है कि 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1612 ईस्वी में क्या होता है कि अनंत राय की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद सहबल राय जो है ये इनके उत्तराधिकारी हैं जो कि पलामू के शासक बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं सहबल राय, ये मुग़ल शासकों को बहुत परेशान करते हैं, और अंत में क्या होता है कि जहांगीर ने सहबल राय को बाग से लड़ने का आदेश दे दिया। ठीक है, असल में होता क्या है कि जब यहाँ पर सहबल राय यहाँ के राजा बन जाते हैं तो क्या होता है कि ये मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ठीक है, अंत में जहांगीर के आदेश पर इनको पकड़ लिया जाता है और इनको बाग से लड़ने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, बाग से लड़ने का आदेश दे दिया जाता है जहांगीर के एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, मनोरंजन के लिए। इसका परिणाम क्या होता है, बाग से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो जाती है सहबल राय की। ठीक है, बाग से लड़ते समय फिर क्या होता है, सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर के शासनकाल के समय में हमने क्या क्या डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट घटनाएं जो यहाँ पर घटित हुई, इनके बारे में हमने देखा कि मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान जो है जहांगीर के समय में, इन्होंने शंख नदी पर अधिकार कर लिया था, और ये शंख नदी जो है ये हीरो के लिए फेमस था, हीरा के लिए। ठीक है, 1615 ईस्वी में हमने देखा था कि इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को हरा दिया था। ठीक है, इन्होंने मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया था, तो इनको हराया गया दुर्जन साल को 1615 ईस्वी में। और फिर हमने देखा कि 1627 ईस्वी में जो है ये हीरे की सही परख करने के कारण इनको रिहा कर दिया जहांगीर ने, शाह की पदवी दी, इनका राज्य लौटा दिया 6000 रुपये की सालाना मालगुजारी के कंडीशन पर। और उसके बाद हमने देखा कि जहांगीर के समय में यही जो है अनंत राय जो है यहाँ पलामू के चेरोवंशी शासक था। ठीक है, जिनको नहीं हराया जा सका। 1612 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई अनंत राय की, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में किन्होंने यहाँ का शासन संभाला, तो सहबल राय जो है पलामू के चेरोवंशी शासक बने। ठीक है, 1612 ईस्वी में। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जहांगीर के आदेश पर सहबल राय को बाद में पकड़ लिया गया और इनको अपने मनोरंजन के लिए बाग से लड़ने का हुक्म दे दिया गया, और इस समय जो है बाग से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई। तो जहांगीर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये है शाहजहाँ के बारे में, कि किस तरह से जो है शाहजहाँ के शासनकाल में यहाँ का क्या स्थिति रहा। ठीक है, कहा जा रहा है कि शाहजहाँ के समय पलामू का शासक था प्रताप राय, जो सहबल राय का उत्तराधिकारी था। अभी हमने देखा कि सहबल राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाग से लड़ते हुए। तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कौन बना, तो प्रताप राय बना। तो ये शाहजहाँ के समकालीन था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि शाहजहाँ ने शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार बना दिया। ठीक है, शाइस्ता खान, ये शाइस्ता खान को क्या किया शाहजहाँ ने, बिहार का सूबेदार बना दिया और पलामू के खिलाफ युद्ध के लिए भेज दिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, 1641 ईस्वी में शाइस्ता खान ने क्या किया, पलामू पर आक्रमण किया, और प्रताप राय ने मुग़ल सूबेदार शाइस्ता खान से संधि कर लिया। ठीक है, प्रताप राय ने क्या किया, जब शाइस्ता खान ने इन पर आक्रमण किया, पलामू पर आक्रमण किया, तो प्रताप राय जो यहाँ के उस समय के शासक थे, चेरोवंशी शासक, इन्होंने क्या किया, शाइस्ता खान से संधि कर लिया। और प्रताप राय ने संधि करने के बाद जो है 80,000 रुपये की मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया। अब आगे क्या होता है कि प्रताप राय ने ही पुराना किला का निर्माण कराया है। पलामू का जो पुराना किला है, पलामू का पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने ही कराया है। ठीक है, तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था ये सब याद रखना है कि ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो शाहजहाँ के समय में पलामू का जो शासक था ये था प्रताप राय। इनके खिलाफ युद्ध के लिए शाहजहाँ ने भेजा था शाइस्ता खान को। ठीक है, जिनको बिहार का इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था। 1641 ईस्वी में क्या होता है, शाइस्ता खान पलामू पर आक्रमण करता है और प्रताप राय जो है उससे संधि कर लेता है। ठीक है, प्रताप राय क्या करता है, इससे संधि कर लेता है और 80,000 रुपये की मालगुजारी देना स्वीकार कर लेता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें था ये था कि प्रताप राय ने ही पुराना पलामू का किला का निर्माण कराया। ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि औरंगजेब, तो औरंगजेब का क्या प्रभाव रहा इनके बारे में। तो औरंगजेब के समय नागवंशी शासक कौन थे? तो रघुनाथ शाह थे और राम शाह थे। ठीक है, औरंगजेब के समय जो नागवंशी शासक जो थे ये राम शाह और रघुनाथ शाह थे। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कि औरंगजेब के शासनकाल में पलामू के राजा कौन थे? तो मेदिनी राय थे। ठीक है, इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। इसके बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम लोग अपने आने वाले जो है क्लासेस में देखेंगे। युग को चेरोवंशी शासकों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब जो है ये इनके शासन काल में पलामू के राजा मेदिनी राय थे। इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करने और मालगुजारी देने से मना कर दिया था। अब क्या है कि चेरोवंशी शासक मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। ये तो यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने पलामू के नए किले का निर्माण कराया था। ठीक है, पूरा पलामू के पुराने किले का निर्माण जो है पुराना जो है आपको याद रखना है प्रताप। पुराना किला जो है ये प्रताप और नया किला जो है पलामू का ये मेदिनी। तो इस तरह से जो है आप याद रख लेंगे कि पुराना किला का निर्माण कराया प्रताप राय ने और नया किला का जो पलामू का नया किला जो है इसका निर्माण कराया है मेदिनी राय ने। ठीक है, पलामू के एरिया में जो है ये चेरोवंशी शासकों का राज्य था, तो इसलिए प्रताप राय और मेदिनी राय ये दोनों जो है ये चेरोवंशी शासक थे। तो इस तरह से आसानी हो जाएगा आपको याद रखने में। ठीक है, कि किस वंश के शासक कहाँ पर थे, ये अगर आपको याद रह जाता है तो वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उस समय तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस वंश के शासक थे। ठीक है, और आसानी हो जाएगा याद रखने में। तो ये था झारखंड का इतिहास, मुगलों का प्रभाव। अब तक हमने देखा कि किस तरह से जो है 1530 से 40 ईस्वी में हुमायूं जो है मुग़ल शासक हुमायूं ये हजारीबाग तक आ पहुंचा था और किस तरह अकबर ने जो है अकबर के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों को हराया गया। 1585 ईस्वी में शाहबाज खान ने नागवंशी शासक मधुकरण शाह को हराया था। 1590 ईस्वी में जो मुग़ल सूबेदार मान सिंह था इन्होंने पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय को हराया। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है 1592 ईस्वी में मान सिंह ने क्या किया, सिंहभूम के शासक रंजीत सिंह को हराया। और उसके बाद जो है हमने जहांगीर के शासनकाल के समय में देखा कि उस समय जो है इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन शाल को हराया था। ठीक है, और बाद में इनको कैद कर लिया गया था 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक के लिए। 1627 ईस्वी में जो है दुर्जन शाल ने जब हीरे की सही परख की तो इससे खुश होकर जहांगीर ने इनका साम्राज्य वापस कर दिया, इनको कैद से रिहा कर दिया और साथ ही साथ शाह की पदवी दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह जहांगीर ने चेरो राजा सहबल राय को बाघ से लड़ने का हुक्म दे दिया जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाद में हमने शाहजहाँ के बारे में देखा कि चेरो राजा जो है प्रताप राय ये शाहजहाँ के समकालीन थे। ठीक है, और प्रताप राय द्वारा ही जो है पलामू का पुराना किला का निर्माण कराया गया। इसी तरह से जो है हमने औरंगजेब के शासनकाल के समय देखा कि मेदिनी राय जो है इन्होंने नया किला का निर्माण कराया। मेदिनी राय इनके समकालीन थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगभग सारा टॉपिक्स मुग़ल काल का कवर कर लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कहा जा रहा है कि जहांगीर द्वारा लिखित पुस्तक तुजुके जहांगीरी में किस नदी से हीरे की प्राप्ति के संबंध में विवरण मिलता है। किस नदी से ऐसा उल्लेख है तुजुके जहांगीरी में कि किस नदी से हीरे की प्राप्ति होती है। तो ये है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हम लोगों ने देखा कि ये शंख नदी था। शंख नदी से हीरे की प्राप्ति के बारे में जिक्र मिलता है जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक तुजुके जहांगीरी में। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान ने क्या किया था। जहांगीर का जो मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खान था इन्होंने शंख नदी पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे देख लेते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में किस नागवंशी शासक को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैदी बनाकर रखा गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि किस नागवंशी शासक को 12 वर्षों तक कैद करके रखा गया ग्वालियर के किले में। ग्वालियर का किला जैसे ही यहाँ पर आता है तैसे हमें समझ जाना चाहिए कि ये है राजा दुर्जन शाल। इनको
1615 ईस्वी में कैद किया गया था ग्वालियर के किले में, और 1627 ईस्वी में जो है इनको रिहा किया गया। 12 साल तक जो है ये ग्वालियर के किले में जो है कैद रहे, ठीक है। और बाद में हीरे की सही पहचान करने के कारण इनको जहांगीर ने खुश होकर मुक्त कर दिया, कैद से मुक्त कर दिया, और बाद में इनका राज्य भी लौटा दिया, और साथ ही साथ जो है इनको शाह की पदवी भी दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा राजा दुर्जनशाल। जहांगीर के शासन काल में किस नागवंशी शासक को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया? तो इसका उत्तर है राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल को जो है 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। कब से कब तक वो भी आपको ध्यान में रखना है, 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, ठीक है। 12 वर्ष ध्यान रखना है। अब आगे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जहांगीर ने हीरे की सही पहचान करने के कारण किस नागवंशी शासक को शाह की पदवी दी? ठीक है, किस नागवंशी शासक को शाह की पदवी दी हीरे की सही पहचान करने के कारण? तो अभी हमने देखा था कि ये नागवंशी शासक थे राजा दुर्जनशाल, ठीक है। राजा दुर्जनशाल को जहांगीर ने हीरे की सही पहचान करने के कारण इनको शाह की पदवी दी थी, ठीक है। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन आता है कि अफजल खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था? ठीक है। अफजल खान जो है वो कौन था? तो जहांगीर का मुग़ल सूबेदार था। हमने देखा कि ये जहांगीर का सूबेदार था। जहांगीर के समय में ये मुग़ल सूबेदार था अफजल खान। तो इसका जो उत्तर है ये है 1607 ईस्वी में। 1607 ईस्वी में अफजल खान ने पलामू पर आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो अनंत राय थे, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा था कि जब अफजल खान ने पलामू के किले पर, पलामू राज्य पर आक्रमण किया था पलामू पर, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो अनंत राय थे, और इसमें अफजल खान की हार हो गई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ये 1607 ईस्वी। एक और क्वेश्चन है कि अफजल खान द्वारा 1607 ईस्वी में पलामू पर किए गए आक्रमण के दौरान पलामू के शासक कौन थे? ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में बताया कि उस समय पलामू के शासक थे राजा अनंत राय, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत राय। एक और क्वेश्चन आ जा रहा है कि किस चेरो वंश के शासक की मृत्यु जहांगीर के आदेश पर एक बाघ से लड़ते समय हो गई थी? ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा था कि ये सहबल राय थे। ये एक्चुअली सहबल राय थे। इनको जहांगीर के आदेश पर पकड़ लिया गया था, और बाद में मनोरंजन के लिए, जहांगीर द्वारा मनोरंजन के लिए इनको जो है बाघ से लड़ने का हुक्म दिया गया था, और जब बाघ से इनकी लड़ाई हो रही थी तो इस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है कि किस चेरो वंश के शासक की मृत्यु जहांगीर के आदेश पर एक बाघ से लड़ते समय हो गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहबल राय। अब एक और क्वेश्चन आता है कि किस नागवंशी शासक द्वारा अपनी राजधानी दोइसा में स्थानांतरित की गई थी? ठीक है। इसके बारे में हमने अब तक डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आ रहा है कि किस नागवंशी शासक द्वारा अपनी राजधानी दोइसा में स्थानांतरित की गई थी? तो ये एक पॉइंट छूट गया था, तो यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर ले रहे हैं। राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल ने क्या किया था कि अपनी राजधानी को दोइसा स्थानांतरित कर लिया था। तो आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है ये पूरा क्लास जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के अगले क्लास में। धन्यवाद।